बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू नर्सिंग लेक्चर विद इम्तियाज़। डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रोबायोलॉजी के यूनिट नंबर 1 दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। इस सेशन के ऑब्जेक्टिव होंगे कि हम माइक्रोबायोलॉजी को डिफ़ाइन करेंगे, इसके अलावा कॉन्सेप्ट ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी को लर्न करेंगे, डिफरेंस ब्रांचेज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है उसको डिफ़ाइन करेंगे, और जो टर्म्स हम यूज़ करते हैं माइक्रोबायोलॉजी के अंदर उसको डिस्कस करेंगे, और एट द एंड माइक्रोबायोलॉजी नर्सिंग फील्ड के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, मीन्स के यानी इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन नर्सिंग, उसके ऊपर बात होगी। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ माइक्रोबायोलॉजी। वर्ड्स माइक्रोबायोलॉजी है, ये जो कम्बिनेशन दो वर्ड्स की कम्बिनेशन से लिया गया है, जिसमें माइक्रो की मीनिंग्स है माइन्यूट या वेरी स्मॉल, बायो की मीनिंग्स होती है लाइफ, और लोगस की मीनिंग होती है टू स्टडी। सो वन कैन बी डिफाइन द वर्ड्स। कोई भी माइक्रोबायोलॉजी या इस वर्ड्स जो माइक्रोबायोलॉजी है इसको डिफाइन कर सकते हैं कि साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर हम माइन्यूट पार्टिकल या माइन्यूट या स्मॉल फॉर्म ऑफ लाइफ को डिस्कस करते हैं, जिसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स कहते हैं, उसको हम नाम देते हैं कि दिस इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ होता है। ये छोटे लिविंग थिंग्स होते हैं विच कैन नॉट सीन विद नेक्ड आई, जिसको हम इंसानी आंख से नहीं देख सकते, लेकिन सिर्फ विजुअलाइज या देख सकते हैं स्पेशलाइज मैग्नीफाइंग इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए, जिसको हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। ज़्यादातर जो माइक्रोब्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, मीन कि वो सिंगल सेल पर मुश्तमिल होते हैं, सिंगल सेल से बने होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, जिस माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं, तो वो हमारे पास है बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, वायरस, एल्गी, रिक्टिशिया एंड हेलमेंट्स, जिसको हम वॉर्म्स भी कहते हैं। माइक्रोबायोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये इज़ अ न्यू साइंस, ये न्यू साइंस है। एक्चुअली इट इज़ द एडवांसमेंट ऑफ बायोलॉजी, ये बायोलॉजी की एडवांसमेंट है या उसकी एक ब्रांच है जिसके अंदर हम ह्यूमन की लाइफ को स्टडी कर रहे होते हैं, यानी बायोलॉजी के अंदर। अब माइक्रोबायोलॉजी जो जनरल टर्म्स है जो कि हम यूज़ कर रहे होते हैं, स्टडी अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर ऑल दियर एस्पेक्ट, मीन के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं कि इसके स्ट्रक्चर क्या है, ये यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, रिप्रोडक्शन कैसे होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर, ये बॉडी के लिए नुकसानदेह है, कौन से डिजीज़ काज करते हैं, इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, और उस डिजीज़ के साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं, ये हम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। द स्टडी इंक्लूड बोथ हार्मफुल एंड बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ माइक्रोब्स टू ह्यूमन और एनवायरनमेंट। इसके अलावा इन माइक्रोब्स का या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो भी हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं उसको हम स्टडी करते हैं, क्या बेनिफिशियल इफेक्ट्स होते हैं इस माइक्रोब्स के एनवायरनमेंट के लिए या ह्यूमंस के लिए, उसको भी हम पढ़ते हैं माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। So which branch of microbiology is related to the study effect of microbes on human health? यानी माइक्रोबायोलॉजी की वो कौन सी ब्रांच है जिसके अंदर हम माइक्रोब्स की असरात पढ़ते हैं ह्यूमन हेल्थ के ऊपर, तो उसको हम सिंपली नाम देते हैं कि दिस इज़ कॉल्ड मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। यानी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी जो है ये माइक्रोबायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ह्यूमन बॉडी के ऊपर क्या असरात होते, चाहे वो हार्मफुल है या बेनिफिशियल है, उसको जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम नाम देते हैं कि दिस इज़ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम मज़ीद क्या चीज़ें डिस्कस करते हैं, इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग, इसके अंदर हम जरासीम को आइडेंटिफाई करते हैं, उस जरासीम जो डिजीज़ करती है उसकी ट्रीटमेंट को डिस्कस या ट्रीटमेंट को जानते हैं, और इसके अलावा उसकी उस डिज़ीज़ से हम अपने आप को और कम्युनिटी को, पेशेंट को कैसे बचा सकते हैं, यानी प्रिवेंशन मेथड भी पढ़ते हैं, चाहे वो वायरल डिजीज़ हो, बैक्टीरियल हो या फंजाई हो। इसके अलावा होस्ट का इम्यून डिफेंस सिस्टम क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है अगेंस्ट दीज माइक्रोब, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो होते हैं वो रिसर्च कर रहे होते हैं डिफरेंट डिजीज़ के ऊपर, उसके काजेज़ के ऊपर, उसकी डेवलपमेंट कैसे होती है और उसके पैथोजेनेसिस कैसी है, कि वो ज़्यादा इन्फेक्टिविटी काज कर रही होती है, ज़्यादा फेटल यानी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ काज कर रही होती है, या वो माइनर इलनेस काज करती हैं। इसको पढ़ने वाले एक्सपर्ट पर्सन को हम नाम देते हैं कि दीज आर मेडिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट। मेडिकल बायोलॉजी का जो फील्ड है ये कंसर्न होता है एपिडेमियोलॉजी से,
यानी एपिडेमियोलॉजी के अंदर हम पैथोजन के ट्रांसमिशन, डिजीज़ की प्रिवेंशन मेथड, इसके अलावा एसेप्टिक टेक्निक, ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन डिजीज़, इम्यूनोलॉजी और इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन जिससे हम इन्फेक्शन डिजीज़ से लोगों को बचा सकते हैं, ये सारे हम एपिडेमियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। लेकिन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर भी हम इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि पैथोजन की मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, डिजीज़ प्रिवेंशन मेजर हम इसके अंदर पढ़ते हैं। इसके अलावा एसेप्टिक टेक्निक यानी जो स्टेरिलाइजेशन मेथड्स होते हैं उसको हम पढ़ते हैं। ट्रीटमेंट क्या ऑप्शन क्या है हमारे पास इन्फेक्शन डिजीज़ की, इम्यून सिस्टम को हम डिस्कस करते हैं। और इसके अलावा वैक्सीन, कोल्ड चेन और वैक्सीन की प्रिपरेशन, कितने डोज हम लगानी है कि किस रूट से हमने वैक्सीन की एडमिनिस्ट्रेशन करवानी है, ये सारे चीज़ें हम पढ़ रहे होते हैं मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। अब अगर हम ब्रांचेस की बात करते हैं तो माइक्रोबायोलॉजी वाइड फील्ड है, लेकिन इसके जो मेन ब्रांचेस है उसके अंदर बैक्टीरियोलॉजी है जिसके अंदर हम बैक्टीरिया को स्टडी करते हैं, माइकोलॉजी के अंदर हम फंजाई को स्टडी करते हैं, प्रोटोजोलॉजी के अंदर हम प्रोटोजोआ को, इस तरह वायरोलॉजी हम माइक्रोबायोलॉजी की उस ब्रांच को कहते हैं जिसमें हम वायरस को स्टडी करते हैं। मज़ीद ब्रांचेस पाइकोलॉजी जिसके अंदर हम एल्गी को स्टडी करते हैं, पैरासिटोलॉजी जिसके अंदर हम पैरासाइट को स्टडी करते हैं, और हेलमेंटोलॉजी जिसके अंदर हम वॉर्म्स या हेलमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। अब अदर ब्रांचेस के अंदर इम्यूनोलॉजी है जिसके अंदर हम इम्यून सिस्टम को स्टडी करते हैं। इकोलॉजी के अंदर हम उस इन्वायरमेंट को स्टडी करते हैं जिसके अंदर माइक्रोब जिंदा रहते हैं, माइक्रोब की ग्रोथ होती है। माइक्रो मॉर्फोलॉजी के अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, यानी स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। ये भी माइक्रोबायोलॉजी के सब ब्रांचेस हैं। अब स्कोप की बात करते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी के स्कोप क्या है। टर्मिनोलॉजी, सम इम्पोर्टेंट टर्म्स टू बी अंडरस्टैंड, यानी माइक्रोबायोलॉजी को समझने के लिए हमें इसके बेसिक जो टर्म्स होते हैं उसकी मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी होता है, वो वरना माइक्रोबायोलॉजी की हमें फिर समझ नहीं आती। तो टर्म्स की तरफ जाते हैं। सबसे पहले है सेप्सिस। सेप्सिस का थ्योरेटिकली मतलब होता है कि जब बॉडी के टिश्यू डिस्ट्रॉय होते हैं और माइक्रोब बॉडी के अंदर दाखिल हो जाते हैं और वो हमारे हेल्थी टिश्यू को डैमेज करते हैं। वाइल क्लिनिकल साइड पे यानी हॉस्पिटल साइड पे सेप्सिस का मतलब होता है सिस्टमिक ब्लड इन्फेक्शन। ये सेप्सिस का मतलब होता है कि एब्सेंस ऑफ इन्फेक्शन, द टर्म इंडिकेट द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम सेप्सिस, यानी जहाँ पे इन्फेक्शन ना हो, जहाँ पे पैथोजन ना हो, वो कोई इंस्ट्रूमेंट हो, वो बॉडी का सरफेस हो, उसको हम नाम देते हैं कि ये एसेप्सिस है। उसके बाद है एलर्जी। एलर्जी हमारे इम्यून सिस्टम का एक रिस्पॉन्स होता है अगेंस्ट एलर्जिन। अब जो भी एलर्जन बॉडी के अंदर दाखिल हो जाते हैं वो इरिटेशन काज करती है, वो हमारे इम्यून सिस्टम को इरिटेट करते हैं। तो बॉडी के अंदर जो मास सेल होते हैं वो हिस्टामिन सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर एक रिएक्शन चल रही होती है जिसको हम नाम देते हैं कि ये एलर्जिक रिएक्शन है। एलर्जिक रिएक्शन को हम हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी कहते हैं। सिंपल अल्फाज में एनी टिश्यू डैमेजिंग रिएक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन और एलर्जिक रिएक्शन। इन्फेक्शन हम कहते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी के अंदर के जरासीम की एंट्री और उसकी मल्टीप्लिकेशन, यानी एक सिंगल पैथोजन जब बॉडी के अंदर दाखिल हो जाते हैं और उसकी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है, उसको हम सिंपली नाम देते हैं कि ये इन्फेक्शन। स्टेरिलाइजेशन वो प्रोसेस होते हैं जिसके ज़रिए हम डिफरेंट केमिकल मेथड्स के ज़रिए या रेडिएशन मेथड्स के ज़रिए या फिजिकल मेथड के ज़रिए बॉडी सरफेस से या किसी ऑब्जेक्ट से जरासीम को रिमूव करते हैं, किल एंड डिस्ट्रॉय करते हैं और उनकी जड़ों को भी ख़त्म करते हैं उस ऑब्जेक्ट से, उस बॉडी सरफेस से। उसको हम नाम देते हैं कि दिस इज कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन। डिसइंफेक्शन सिमिलर प्रोसेस है, लेकिन इसके अंदर हम जरासीम को डिस्ट्रॉय करते हैं, रिमूव करते हैं, किल करते हैं बॉडी से या किसी ऑब्जेक्ट से, लेकिन उनके स्पोर्स बाकी रह जाते हैं, तो उसको हम नाम देते हैं कि दिस इज कॉल्ड डिसइंफेक्शन। अब स्पोर्स क्या होते हैं? स्पोर्स हर एक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ माइक्रोबियल लाइफ होता है जिसको हम स्पोरुलेशन कहते हैं। यानी जब भी कोई जरासीम अपने सराउंड में एक रिजिड कवर बनाए, सही, अपने सेल को या इंटरनल स्ट्रक्चर को एनवायरमेंटल फैक्टर से बचाए, उस प्रोटेक्टिंग लेयर को हम नाम देते हैं कि दिस इज कॉल्ड स्पोर्स। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि जरासीम के या पैथोजन के दाखिले या एंट्री से लेके टिल द अपीयरेंस ऑफ अ साइन एंड सिम्टम, यानी आज अगर जरासीम दाखिल हो गया और 5 दिन के बाद मुझे साइन एंड सिम्टम उस बीमारी के आ गए, तो ये जो 5 दिन का ड्यूरेशन था इसको हम नाम देते हैं इंक्यूबेशन पीरियड।
इटियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी अबाउट द काज ऑफ डिजीज। जब हम डिजीज के काज को स्टडी कर रहे होते हैं उसको हम नाम देते हैं इटियोलॉजी। इम्यूनिटी हम कहते हैं हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम की वो रेजिस्टेंट के वो पैथोजन के अगेंस्ट हो, यानी पैथोजन को स्टॉप या किल एंड डिस्ट्रॉय करने वाला जो पावर है इम्यून सिस्टम की या बॉडी की, उसको हम नाम देते हैं इम्यूनिटी। जोनोसिस का मतलब होते हैं ऐसी बीमारियां जो कि एनिमल से इंसानों को लगते हो, उसको हम नाम देते हैं कि दिस इज कॉल्ड जोनोसिस। जैसे रेबीज है तो वो जोनोसिस इन्फेक्शन है या डिजीज है। पैरासाइट, पैरासाइट हम उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो हमारे बॉडी यानी होस्ट के बॉडी के अंदर रहते हो, होस्ट से खुराक हासिल कर रहा हूँ, शेल्टर हासिल कर रहा हूँ और उल्टा होस्ट को नुकसान दे रहा हूँ, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम नाम देते हैं पैरासाइट। अब होस्ट क्या है? ये ऑर्गेनिज्म होता है जो कि खुराक और शेल्टर प्रोवाइड कर रहा होता है पैरासाइट को, और ज़्यादातर केसेस के अंदर ये पैरासाइट से लार्जर होता है। यानी हमारे बॉडी के अंदर अगर कोई जरासीम दाखिल हो जाता है तो वो हमारे लिए पैरासाइट है और हम उसके लिए होस्ट है। नॉर्मल फ्लोरा क्या है? हमारे बॉडी के डिफरेंट लोकेशन डिफरेंट एनाटॉमिकल साइट पे जरासीम की कॉलोनाइजेशन होती है, इसको हम नाम देते हैं कि ये नॉर्मल फ्लोरा हैं क्योंकि वो नॉर्मली हमें नुकसान नहीं देते। इसके बाद है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस हम ऐसे रिलेशनशिप को कहते हैं बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म, लेकिन डिफरेंट स्पीशीज हो जो एक दूसरे के ऊपर इंटर डिपेंडेंट हो और एक दूसरे को नॉर्मली नुकसान नहीं दे रहा हो, उसको हम नाम देते हैं कि दिस इज कॉल्ड सिम्बायोसिस रिलेशन। नेक्स्ट है फिगोसाइट्स। फिगोसाइट्स का मतलब होता है फिगो मीन्स टू ईट एंड साइट मीन्स सेल, ऐसे सेल जो कि ईटिंग वाले सेल हो, इंगल्पिंग वाले सेल हो। यानी वाइट ब्लड सेल जब किसी जरासीम को एनगल्प या पैथोजन को एनगल्प करती है तो ये लार्ज हो जाते हैं और जरासीम को इनसाइड द सेल लेकर आते हैं, तब हम इस नॉर्मल वाइट ब्लड सेल को ड्यूरिंग इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन नाम देते हैं कि ये पिगोसाइट्स है। पिगोसाइटोसिस वो प्रोसेस है जिसके जरिए हमारे ही पिगोसाइट सेल यानी लार्जर एटर सेल क्या कर रहे होते हैं? पैथोजन को एनगल्प करते हैं, अपने सेल के इनसाइड लेकर आते हैं। उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं पिगोसाइटोसिस। जो सेल ये काम करवाती है उसको हम पिगोसाइट सेल कहते हैं। जम्स क्या है? द टर्म जम रेफर टू रैपिडली ग्रोइंग ऑफ सेल, यानी जब एक सेल के अंदर रैपिडली ग्रोथ होती है उसको हम नाम देते हैं कि दिस इज कॉल्ड जम। ये एक इट इज अ नॉन साइंटिफिक टर्म, ये एक साइंटिफिक टर्म्स नहीं है, नॉन साइंटिफिक या वर्ड से हम ज़्यादातर यूज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट काज डिजीज, यानी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए ज़्यादातर ये वर्ड यूज करते हैं कि दिस इज कॉल्ड जम्स। वेक्टर, वेक्टर क्या होता है? कोई भी इंसेक्ट और एनिमल जो कि पैथोजन को एक पर्सन से या एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसफर कर रहा हो उसको हम नाम देते हैं कि दिस इज कॉल्ड वेक्टर। जैसे मच्छर होते हैं तो वो डेंगू को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहा होता है, उसको हम नाम देते हैं कि ये वेक्टर है। कैरियर क्या होता है? कैरियर वो पर्सन होता है जिसको बीमारी होती है लेकिन अपीयरेंटली कोई साइन एंड सिम्टम नहीं होता है, हमें अपीयरेंटली हेल्थी पर्सन नजर आ रहा होता है, ऐसे पर्सन को हम नाम देते हैं कैरियर। यानी अ पर्सन विच इज इन्फेक्टेड विद अ डिजीज विदाउट एनी साइन एंड सिम्टम ऑफ डिजीज बट मे इन्फेक्ट अनदर पर्सन। पोमाइट्स क्या होते हैं? हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट जो इंस्ट्रूमेंट या जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहा होता है उसको हम नाम देते हैं कि दीज आर कॉल्ड पोमाइट्स। अब वो उसके कपड़े हो सकते हैं, उसके क्लॉथ, उसके कम्स वगैरह, गिलास वगैरह, कुछ भी। नेक्स्ट है व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू स्टडी माइक्रोबायोलॉजी इन नर्सिंग। मेन इम्पोर्टेंट इस यूनिट के अंदर कि माइक्रोबायोलॉजी क्यों ज़रूरी है एक नर्स को पढ़ने के लिए, हमें क्यों पढ़ाया जाता है? हमें इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी हमें इस काबिल बनाती है टू नो अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमें पता लग जाता है कि वायरस है, बैक्टीरिया है, फंजाई, प्रोटोजोआ है, डिफरेंट टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसका क्या असरात होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, कौन कौन सी बीमारियां काज कर रहे होते हैं एक इंडिविजुअल वायरस, उसके बारे में हमें अंदाज़ा हो जाता है। इसके अलावा हमें ये भी पता लग जाता है कि गेन नॉलेज अबाउट प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीज़, के अपने आप को बीमारियों से कैसे बचाना है। अगर कोई बैक्टीरियल बीमारी है उसकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन हम पढ़ते हैं तो फिर आसानी से अपने आप को उस बीमारी से बचा सकते हैं। प्रिवेंशन मेथड्स भी हम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। इसके अलावा हम अपने आप को, पेशेंट को, अपने फैमिलीज़ को और कम्युनिटी को इन्फेक्शन से बचा सकते हैं आफ्टर स्टडिंग माइक्रोबायोलॉजी। इसके अलावा हमें स्टेरिलाइजेशन के बारे में नॉलेज हासिल हो जाती है, वैक्सीन की क्या इंपॉर्टेंस होती है,
कौन से प्रिवेंटिव मेजर होते हैं जो हम वेरियस डिजीज़ के अगेंस्ट कौन सी वैक्सीन हमने इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा जब हम लेबॉर्ट्री के अंदर होते हैं तो एसेप्टिक टेक्निक इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जब हम पेशेंट को स्पेशली कोई भी प्रोसीजर कर रहे होते हैं, कोई भी केयर प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो हम एसेप्टिक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, यानी मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन एजेंट उस टाइम नहीं होता है। इसके अलावा सेफ्टी मेजर जो कि नर्स को इस्तेमाल करना चाहिए हॉस्पिटल के अंदर, वो भी हम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर सीखते हैं। इसके अलावा बेनिफिशियल इंडस्ट्रियल यूज़ क्या होते हैं, माइक्रोब्स को हम डिफरेंट मेडिसिन फैक्ट्रीज के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो एडवांटेजेस या बेनिफिशियल इफेक्ट हमें अंदाज़ा हो जाता है। इसके अलावा डिफरेंट टेक्निक के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैसे स्टडी करना है, क्योंकि हम माइक्रोस्कोप के बारे में भी पढ़ते हैं माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। इसके अलावा टू यूज़ डिफरेंट इक्विपमेंट इन लैब, लैब के अंदर कौन सा इक्विपमेंट किस काम के लिए और कैसे हैंडल इस्तेमाल करना है, वो भी हमें माइक्रोबायोलॉजी